गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब वीडियो चैनल वीर रसायन। हम वीर रसायन में नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इससे जो लास्ट वीडियो लेक्चर था, लेक्चर 1.1 इन द प्लेलिस्ट ऑफ नेम रिएक्शन, हमने क्या किया था? वहाँ पे हमने मैनिक रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। सो जो आज हम रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं वो है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। आफ्टर मैनिक रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हम जनरली, एक बार मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि हम क्या कुछ यूज करते हैं और क्या इस रिएक्शन का एप्लीकेशन पार्ट रहेगा। अगर हम बात करें आपके जो आपका करिकुलम है उसमें इसका रिएक्शन का क्या, उसका जो मेन पार्ट रहेगा। एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा, अल्फा हेलो एस्टर होगा, अल्फा हेलो एस्टर को हम जिंक मेटल के साथ, और हमारे पास यहाँ पे होता है ड्राई ईथर, ये डाइथाइल ईथर, थर्ड एसिडिक मीडियम, और हमारे पास बनता क्या? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी OH CH2 C डबल बॉन्ड O ET। अगर हम इसको फर्दर H2SO4 से ट्रीट कर देते हैं तब हमारे पास बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। यहाँ पे वाटर रिमूव होगा और H2SO4 का एडिशन CH C डबल बॉन्ड OT। ये क्या हमारे पास? अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या होता है? रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन या प्रिपरेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बाय द ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्टिव ऑर्गेनिक हैलाइड। रिएक्टिव ऑर्गेनिक हैलाइड मीन्स हम जनरली यूज करते हैं अल्फा हेलो एस्टर, और अल्फा हेलो एस्टर में भी हम अल्फा ब्रोमो एस्टर को प्रेफरेंस देते हैं। ये हम कह सकते हैं कि द रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलो एस्टर विद compound carbonyl compound having active alpha hydrogen in the presence of zinc metal and the solvent dry ether in acidic medium gives beta hydroxy ester। मीन्स हमारे पास क्या है कि अल्फा हेलो एस्टर होना चाहिए एक्टिव, या हम कह सकते हैं कि अल्फा हेलो एस्टर जो हमारे पास एक्टिव है उसमें अल्फा ब्रोमो एस्टर को हम यूज करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड कोई भी एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, जिंक मेटल के साथ हम जिंक मेटल ड्राई ईथर वहाँ पे एज ए सोलवेंट होगा। एसिडिक मीडियम में हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा। हमारे पास क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा। अगर हम उसको फर्दर H2SO4 के साथ ट्रीट कर देते हैं या टोसाइल सल्फोनिक एसिड, अगर हम यहाँ पे TSOH टोसाइल सल्फोनिक एसिड भी अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तब भी हमारे पास क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर वहाँ पे फॉर्म होगा। सो रिएक्शन का जो बेसिक मेन है, एक हमारे पास अल्फा हेलो एस्टर होना चाहिए, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, जिंक मेटल ड्राई ईथर, ये सभी हमारे वहाँ पे बेसिक पार्ट है। और अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली,
प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली मैं बात करूँ, एक्सपेरिमेंटली हम करते क्या हैं, अगर आप लैब में रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हो सो आप वहाँ पे क्या करते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप मिक्स करते हो, मिक्सचर ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड। हीटेड टू रिफ्लक्स, उसके जो मिक्सचर होते हैं हम उसको हीट करते हैं रिफ्लक्स तक। हीट करते हैं हम उसको, हीट करने के जब हम उसको हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो जिंक मेटल है वो उसमें डिजोल्व हो जाती है। जो उसमें जिंक मेटल है वो क्या हो जाती है, इज हीटेड अंडर रिफ्लक्स, रिफ्लक्स टिल द जिंक मेटल डिजोल्व। और जिंक मेटल को एक्टिवेट करने के लिए हम उसमें आयोडीन डाल सकते हैं, जिंक के ऊपर कपल डाल सकते हैं हम उसमें, या मर्क्यूरिक ब्रोमाइड डाल सकते हैं हम उसमें। जो हमारे पास जिंक होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम, जिंक को एक्टिवेट करने के लिए हम उसमें क्या डाल सकते हैं, आयोडीन डाल सकते हैं, मर्क्यूरिक आयोडाइड डाल सकते हैं हम उसमें, या हम उसमें कॉपर पाउडर डाल सकते हैं। सो हमने यहाँ पे इसको डिजोल्व किया, ये परफॉर्म किया। जो हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्शन मिक्सचर है हमने उसको हीट किया अंडर रिफ्लक्सिंग जब तक जिंक मेटल उसमें डिजोल्व नहीं हो जाती। उसके बाद हम इसमें क्या डालते हैं, जो मैंने यहाँ पे H3O पॉजिटिव लिखा है और ड्राई ईथर, सॉरी मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, जो हम इसको रिफ्लक्स करते हैं वो ड्राई ईथर में करते हैं। जो हम इसको रिफ्लक्स करते हैं वहाँ पे ड्राई ईथर करते हैं, और ड्राई ईथर का मतलब मीन्स उसमें वाटर नहीं होता। ड्राई ईथर मीन्स ये नहीं कि वो सॉलिड होता है, ड्राई ईथर मीन्स 0% वाटर, 0% वाटर इन ईथर। पहले हमें उसको ड्राई करना पड़ता है, ईथर को ड्राई करना पड़ता है। पहले हम ईथर को ड्राई करते हैं, ईथर को ड्राई करने के बाद हम उसका अपने रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। हम इस तीनों का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मेरे पास ये तीन, इनको हीट करना है, हीट रिफ्लक्सिंग के अंडर करना है, तब तक हीट करना है जब तक उसमें जिंक मेटल डिजोल्व नहीं हो जाती। अगर जिंक मेटल डिजोल्व नहीं हो रही है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप उसमें आयोडीन डाल सकते हो, कॉपर पाउडर डाल सकते हो, और उसके साथ साथ उसमें मर्क्यूरिक ब्रोमाइड भी डाल सकते हो। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर होगा उस रिएक्शन मिक्सचर में आपको फर्दर क्या डालना है, आइस कोल्ड H2SO4 का सोल्यूशन डालना है टू द रिएक्शन मिक्सचर, आइस कोल्ड उसमें आपको आइस कोल्ड H2SO4 ऐड करना है। ईथर और वाटर क्या होते हैं, एक दूसरे में इनसोल्यूबल हैं, वो डिजोल्व नहीं होगा। उसमें क्या होगा, जब आइस कोल्ड H2SO4 आप उसमें डालोगे तो जो मेरा रिएक्टेंट है, जो मेरा प्रोडक्ट बना है वहाँ पे, वो प्रोडक्ट क्या चला जाएगा, ईथर में चला जाएगा। ईथर में जाने के बाद हम उसको सेपरेटिंग फनल केल से सेपरेट कर लेंगे, एक्वस लेयर को अलग हम सेपरेट कर लेंगे, और जो मेरे पास ईथर लेयर होगी उसको हम अलग सेपरेट कर लेंगे। ईथर को हम वेपराइज कर लेंगे। ईथर को जब आप वेपराइज कर लोगे उसके बाद आपको वहाँ से ईजिली जो आपका कंपाउंड है वो वहाँ से आपको मिल जाएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा। ये इसका प्रैक्टिकली एस्पेक्ट है, एक्सपेरिमेंटली हम रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो हम इसमें सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट अगर आपने नोटिस किया हमने इसमें ड्राई ईथर यूज किया है। सॉल्वेंट हमने इसमें क्या ईथर यूज किया है, ड्राई ईथर यूज किया है, और ड्राई ईथर के नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सो हम ईथर के साथ साथ बेंजीन, टोलुइन, THF, ये कोई डिफरेंट और जो सॉल्वेंट है वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो जो हम सॉल्वेंट क्या है, ईथर तो है ही हमारे पास, बेंजीन, टोलुइन, THF, इस तरह के हम सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारे पास हमने जो कार्बोनिल कंपाउंड लिया वो किस तरह का कार्बोनिल कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड हम जो अपना सॉल्वेंट है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सभी ड्राई होने चाहिए, किसी में वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर अगर वहाँ पे होगा तो वो जिंक के साथ रिएक्शन करके जो हमारी रिएक्शन है उसको आगे प्रोसीड नहीं होने देगा जिंक मेटल के साथ। सॉल्वेंट ये हो गया। अगर आप जिंक नहीं यूज कर रहे हो, मैं लिख रहा हूँ एट द प्लेस ऑफ जिंक,
जिंक की जगह हम इसमें और क्या यूज कर सकते हैं, एक्टिवेटेड इनिडियम टिन जिंक, हम इसमें यूज कर सकते हैं एक्टिवेटेड इनिडियम जिंक कॉपर कपल, और हम इसमें यूज कर सकते हैं टिन मेटल। एट द प्लेस ऑफ जिंक हम इसमें एक्टिवेटेड इनिडियम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास जिंक अवेलेबल नहीं है तो हम एक्टिवेटेड इनिडियम यूज कर सकते हैं, जिंक कॉपर कपल यूज कर सकते हैं, या टिन भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। और जो हमने एल्डिहाइड और कीटोन की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एल्डिहाइड हो सकता है कीटोन हो सकता है, एरोमेटिक कीटोन हो सकता है, यहाँ पे एलिफेटिक था, सॉरी, एलिफेटिक के साथ साथ एरोमेटिक हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, अनटिल अनलेस उसके पास कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए जो रिएक्शन में कहीं पार्टिसिपेट कर सकता हो। मीन्स कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो उसके पास जो इन सभी रिएक्शन कंडीशन में अनइफेक्टेड रहे, कंटेनिंग अनइफेक्टेड फंक्शनल ग्रुप। कोई भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो अनइफेक्टेड रहे, जिंक के साथ कोई रिएक्शन ना करता हो, ब्रोमीन के साथ कोई रिएक्शन ना करता हो। अगर कोई इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है उसके पास, तो हमें जो इस तरह के हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है उनको अवॉइड करना पड़ेगा, और उनको अवॉइड करने के साथ साथ हमें उनकी जगह कोई दूसरे रिएक्शन को प्रोसीड कराना पड़ेगा। सो हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं इसमें मैकेनिज्म की, कि हमारे पास मैकेनिज्म क्या होगा रिएक्शन का। और ये तो मैंने बता ही दिया था कि आपको एसिड कैटालाइज, अगर हम उसका डिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर के रिमूवल करते हैं, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। अगर हम उसको एसिड, बाद में जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, अगर हम उसको एसिड से कैटालाइज करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो क्या होगा, उसका डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास बनेगा ऑर्गेनो जिंक इंटरमीडिएट, हमारे पास यहाँ पे बनता है। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ, मैकेनिज्म में अगर मैं बात करूँ, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक इंटरमीडिएट। ऑर्गेनो जिंक इंटरमीडिएट कैसे बनता है, अल्फा ब्रोमो एस्टर को जिंक के साथ ट्रीट कराते हैं। सो यहाँ पे बनेगा Br(Zn), जिंक पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जिंक के पास जो लोन पेयर थे वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन में यूज हो गए। यहाँ पे जिंक के पास जो लोन पेयर थे वो ब्रोमीन पे रिएक्शन में यूज हो गए, और जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड पेयर थे वो CH2 पे ट्रांसफर हो जाएंगे। सो यहाँ पे बनेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OET, ये इधर, ये इधर, और जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा Br(Zn) पॉजिटिव CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OET। और इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो Br(Zn) है वो क्या है, यहाँ पे आयंस की फॉर्म में है, CH2 डबल बॉन्ड COZnBr, ये होता है हमारे पास जिंक ऑर्गेनो जिंक इंटरमीडिएट। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनो जिंक इंटरमीडिएट। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनो जिंक इंटरमीडिएट। जो हमारे पास ऑर्गेनो जिंक इंटरमीडिएट बना है वो यहाँ पे एक्ट करता है
एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये कैसे एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, सॉरी वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये हमारे पास एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और उसके बाद हम रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड कराते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो इसका मैकेनिज्म रहेगा। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। इस तरह से एक बार आप इसको देख लो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। पूछने का मतलब ये है कि आप जो वीडियो को इस टाइम टाइमिंग चल रहा है जैसे 15 मिनट 30 सेकेंड है, तो आप 15 मिनट 30 सेकेंड पे वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया कि आपने ये कैसे किया। हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव होते हैं। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये था मेरे पास, ये इधर, ये इधर और ये इधर। सो बनेगा क्या, R C R डैश O, ऑक्सीजन पे गैस चार्ज आएगा। इसने इसके साथ रिएक्शन की OZNBr के साथ, OZNBr CH2, ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, C डबल बॉन्ड O ET। उसके बाद मैं इसमें क्या डाला, जो H3O पॉजिटिव मैंने वहाँ पे रखा था, एसिडिक मीडियम मैंने इसको प्रोवाइड किया प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पे बनेगा क्या, जो फाइनल मेरे पास होगा R बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर CH2 C डबल बॉन्ड O ET। इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, अल्फा बीटा 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 हाइड्रोक्सी एस्टर। ये मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ये इधर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे साइमल्टेनियसली रिएक्शन शो कर देता है। या मैं इसको इसमें यहाँ पे एक इंटरमीडिएट जो ये बन रहा है, जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, जो स्टेबलाइज होता है वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू स्टेबलाइज होता है। इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो मैं यहाँ पे बनाने की ट्राई करता हूँ, R डैश ऑक्सीजन CH2 डबल बॉन्ड C O Br Zn पॉजिटिव और यहाँ पे OET। उसके बाद यहाँ पे होता क्या है, ये इसके साथ, ये इधर और ये इधर। सो यहाँ पे इस तरह से साइक्लिकली स्टेबलाइज होता है मॉलिक्यूल ओवरऑल। ये इधर जाएगा, ये इसके साथ इधर, ये इसके साथ कंबाइन होगा। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास क्या नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज होने के बाद वो क्या करेगा, जिंक के साथ जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे उसके साथ आके कंबाइन हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। हाँ, एक छोटा सा और चीज़ मैं आपको, जिससे आपको मे बी ज़्यादा ईजिली याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो,
ये आ गया सभी को समझ? ओके। इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनो जिंक इंटरमीडिएट बनता है, ऑर्गेनो जिंक इंटरमीडिएट हमारे पास क्या है? BrZnCH2 C डबल बॉन्ड O OET, ये होता है ना हमारे पास BrZnCH2। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये जनरली सिमिलर होता है दिस सिमिलर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GRIGNARD ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ये किसको रिजेंबल कर रहा है? R जिंक मैग्नीशियम को रिजेंबल कर रहा है, और ब्रोमीन X को। इस पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज होता है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो मैंने रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में दिखाया है कि जो ऑर्गेनो जिंक इंटरमीडिएट हमारे पास बनता है वो सिमिलर होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह। फंक्शन भी उसका ऑलमोस्ट सेम सा रहता है। R पे नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है तो यहाँ पे जिंक है, जिंक पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड भी बोलते हैं, और इनको हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बोल रहे हैं। ऑर्गेनो मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनो जिंक, ये आप थोड़ा सा याद रखना, ये आपके लिए ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, कि इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, रिएक्शन हम किस किस तरह की इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं इसको, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसको यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर तक ही लीव कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। सो हम बात करते हैं अब एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है इन रिएक्शंस की। मेरे पास कोई नाइट्राइल है, मैं उसकी रिएक्शन करा रहा हूँ BrCH2 COOET जिंक के साथ, ओके। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये अब बनेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव ZnBr OET, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये क्या सेंटर है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये क्या एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये इधर और ये इधर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नाइट्राइल है, नाइट्राइल को मुझे अल्फा ब्रोमो एस्टर जिंक के साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन को मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, उसका एप्लीकेशन पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब की बार, जो हमारे पास यहाँ पे इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है, जिसके थ्रू आगे रिएक्शन प्रोसीड होती है। ऑर्गेनो जिंक इंटरमीडिएट, ऑक्सीजन पे गैस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, ये इधर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और ये नाइट्रोजन पे इधर ट्रांसफर हो जाएगा। उसके पास मेरे पास क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड N ZnBr CH2 C डबल बॉन्ड O ET। उसके बाद मैं इसकी करता हूँ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब मैं यहाँ पे करूँगा तो सोए जो यहाँ पे बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनिल में। ओके, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद एक रिएक्शन और है, मैं इसी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसको हम ब्लेज रिएक्शन भी बोलते हैं।
अगर हम नाइट्राइल के साथ रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट को यूज कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं ब्लेज, ब्लेज रिएक्शन। फर्स्ट, सेकंड में यूज कर रहा हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ ई टी। मैंने एस्टर यूज किया, एस्टर के साथ मैंने अल्फा हेलो एस्टर यूज किया। मैंने जिंक मेटल यूज की, सॉरी मैं यहाँ पे डाईथाइल ईथर भी यूज कर लेता हूँ क्योंकि वो हमारे पास क्या है रिएक्टेंट, सॉरी सोलवेंट है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव ZnBr C डबल बॉन्ड OET। ये इधर, ये इधर, ये इधर बनेगा क्या R C O नेगेटिव ZnBr OET। और यहाँ पे क्या आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O ET। उसके बाद क्या होगा, ये इधर, ये इधर, क्योंकि जो इथोक्सी ग्रुप है वो क्या है गुड लिविंग ग्रुप है। इथोक्सी क्या इजीली गुड लिविंग ग्रुप है। इथोक्सी निकला हाइड्रोजन लेगा इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और इथेनॉल रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O ET। अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम है। ये दोनों प्रोडक्ट क्या सेम है। डिफरेंट रिएक्टेंट मैंने यूज किया लेकिन मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो सेम मिला दोनों के केसेस में। प्रोडक्ट क्या दोनों केस में सेम है। यहाँ पे क्या हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई है, इस केस में क्या थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और यहाँ पे क्या थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पे क्या थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो ये दो रिएक्शन थी, उसके बाद हम और डिस्कस करते हैं आगे। आप तब तक ऊपर वाले को नोट कर सकते हो अगर आपको नोट करना है। मैं नीचे वाले को रब करता हूँ। ओके, सो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर एक जनरल कंडीशन है कि बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर ही बनेगा। डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास रिएक्शन का जो वे है प्रोसीड होने का वो सेम रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन पार्ट की। ये मेरे पास थायोबीन का डेरिवेटिव है BrCH2, जिंक के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, और ये यहाँ पे H3O पॉजिटिव एसिडिक मीडियम है। तो इस केस में आपके पास क्या रिएक्शन होगी, सेम सबसे पहले तो वही CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव ZnBr C डबल बॉन्ड OET। ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। ये इधर, ये इधर, ये इधर बनेगा क्या OH H CH2 C डबल बॉन्ड O ET H3O पॉजिटिव में ये क्या होगा
एसिडिक मीडियम मैंने यूज किया है, तो फर्दर एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो इधर, और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और मेरे पास बन जाएगा ये, मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे एसिडिक मीडियम में। रिएक्शन सेम है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, वो फर्दर आगे उसके साथ कंबाइन होके जो भी मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बनना है वो बन जाएगा। अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, उसका मैकेनिज्म आप ट्राई करना। प्रोडक्ट मैं आपको बना के दूंगा, एक बार आप मैकेनिज्म की ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होता तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड है H3O पॉजिटिव, थर्ड H2SO4 एंड फोर्थ इज सिलीनियम के साथ हीटिंग है। मैं मेंशन कर रहा हूँ सिलीनियम का क्या रोल है, वो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस केस में जो प्रोडक्ट रहेगा आपका वो रहेगा, इसको हम बोलते हैं अराइल एसिटिक एसिड। ये आपके पास इस केस में प्रोडक्ट होगा। और इसमें इसका अगर हम एप्लीकेशन पार्ट की बात करें, बहुत से इसके एप्लीकेशन पार्ट हो सकते हैं। आप यहीं तक देखो इसको, इसका मैकेनिज्म आप एक बार खुद से ट्राई करना। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, और आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या ये जो स्टेप है हमें समझ में नहीं आ रहा। आई होप रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। रिएक्शन में कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, बेसिक सा पार्ट है कि आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका वहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है, उसके बेसिस पे आपको रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।